वो लगातार युवाओं को धोखा दे रहे हैं कि हम आपको प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 2 करोड़ तो दूर, उन्होंने 2 लाख लोगों को रोजगार नहीं दिया है। ये मैं नहीं कह रही, जनता बोल रही है। अच्छा, ओवैसी साहब के बारे में आपका क्या मानना है, किस तरह के नेता हैं वो? अगर समाजवादी से उनका समझौता हो रहा है तो केवल वो नुकसान पहुंचाने की उद्देश्य से वो यूपी में चुनाव लड़ेंगे, बाकी और उनका कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि यूपी में उनका कोई जनाधार नहीं है। नमस्कार, आदाब। फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। इस वक्त द पब्लिक व्यू आपको दिखा रहा है हर जगह से विधानसभा चुनावों की तैयारी, जनता का क्या मूड है। लेकिन आज हम जनता के मूड को ना जानकर आए हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के चंदौसी विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ से समाजवादी पार्टी की भावी प्रत्याशी हैं एमएलए के लिए विमलेश कुमारी जी। ये पहले कांग्रेस में इन्होंने जिला अध्यक्ष रहते हुए काम किया है काफ़ी, उसके बाद इन्होंने अभी 1 साल पहले समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। हम आप इनसे बात करेंगे कि इलेक्शन को लेकर इनकी क्या तैयारियाँ और इनकी क्या नीतियाँ होंगी, ये ऐसी कौन सा वादा करेंगी जिससे जनता को लुभा सके और जनता इनकी तरफ माइल हो सके। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले ये बताइए, जो आगे आने वाले चुनाव हैं 2022 के, उसमें आपकी क्या तैयारियां और ऐसी क्या प्लानिंग्स होंगी जिसको लेकर आप जनता को अपनी तरफ माइल कर सकेंगी, यानी जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेंगी? देखिए, समाजवादी का काम बोलता है जी। और मैं जहाँ तक जानती हूँ, समाजवादी सरकार के जितनी भी उपलब्धियाँ रही हैं और जितनी योजना रही हैं, उसका लाभ हमारी जनता को मिला है और जनता हमेशा उन लाभों को लेकर के खुश भी रही है। लेकिन जैसे विगत समय से हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी जुमले पर जुमला, लगातार लोगों से झूठे वादे करती आ रही है, लगातार महिलाओं को धोखा देती आ रही है, लगातार हमारे युवाओं को धोखा देती आ रही है कि हम आपको रोजगार देंगे। लेकिन यहाँ मैं समझती हूँ सन 2014 से लेकर के अब तक का जो कार्यकाल केंद्र का रहा है, उससे भी जनता खुश नहीं है और लगातार लोग उनसे आशाएं बंधाए देख रहे थे कि भी हो सकता है कि मोदी जी के दिमाग में अब आ जाए कि हम युवाओं को कुछ रोजगार दे या मजदूरों को कुछ योजना ऐसी निकालें। और हम ये सीधे सीधे हम आपको एक बात बता रहे हैं कि ख़ास तौर से जो हमारी भारत की जो जनता है वो 80% ग्रामीण जनता है और उसमें ख़ास तौर से मजदूर वर्ग बहुत बड़ी संख्या में है और मध्यम वर्ग का व्यक्ति उसमें है। तो उन लोगों के लिए उन्होंने कोई विशेष जो है ना योजनाएं या विशेष कोई प्रावधान ऐसे उन्होंने अपनी सरकार में नहीं किए जिससे कि उन लोगों को कोई अच्छे तरीके से उनका जो है जीवन यापन की कोई व्यवस्था उनके बीच में आ सके। और समाजवादी सरकार ने हमारी महिलाओं के लिए विधवा पेंशन, 60 साला और कन्या विद्याधन और जो हमारी आमतौर पर जो गरीब बेटियों की जो शादियां होती थी उसके लिए भी उन्होंने धन की व्यवस्था जो है की थी। अच्छा, क्या वजह रही जो आपको कांग्रेस को त्याग करना पड़ा और समाजवादी में शामिल होना पड़ा? क्या ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस का जनाधार जो है उत्तर प्रदेश में अच्छा नहीं है, फिलहाल अच्छा नहीं चल रहा, तो एक तरह से स्वार्थी आपने जो टेक्निक अपनाई कि स्वार्थी बनकर चले और समाजवादी का रुख कर लिया कांग्रेस को छोड़कर? देखिए, ये तो खैर आप लोगों के शब्द हो सकते हैं या किसी और के शब्द हो सकते हैं कि स्वार्थ, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहूँगी कि मेरा एक स्वार्थ है। मेरा स्वार्थ है कि मैं पावर में आकर के मैं जनता की सेवा करूं। अच्छा। चंदौसी में मैं 18 साल से मैं काम कर रही हूं राजनीतिक स्तर पर, लेकिन वो पद मुझे अब तक नहीं प्राप्त हो पाया है जिसकी वजह से कि मैं अपनी पब्लिक की सेवा कर पाऊं। चंदौसी में भी बहुत तमाम ऐसे कार्य हैं जिनको विधायक कर सकते थे और जनता को लाभ दे सकते थे, लेकिन लगातार चंदौसी की जनता उन लोगों को चुनती आई और हमेशा उनसे धोखा देते आए हैं। और जैसे कि मुख्य तौर पे हमारे चंदौसी का जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग इतनी बड़ी मात्रा में जो है बड़ा आशा लगाए बैठा था हमारी मौजूदा विधायक से कि ये आएंगी और हमारे व्यापारियों के लिए कुछ नया ऐसा करेंगी, लेकिन चंदौसी में हमारे जो व्यापारी वर्ग है वो भी नाखुश है। और लगातार मैं बार बार अभी भी कह रही हूँ कि समाजवादी की जितनी योजना है उन योजनाओं को जो है बीजेपी अपने स्तर से नाम बदल के जो है प्रचारित करती आई है और केंद्र में कांग्रेस की योजनाओं को प्रचारित करती आई है। अभी तक उनकी अपनी कोई विशेष ऐसी योजना है ही नहीं जिससे कि जनता ये कह सके हाँ वाकई में आकर हमारी बीजेपी ने सत्ता में रह करके ये काम अपना खुद का किया है। मैं अपने सभी वर्ग की बात करना चाहूँगी, खासतौर से युवाओं की क्या डिमांड थी कि वो शिक्षा प्राप्त करके
अपनी कोई नया रोजगार प्राप्त करें। रोजगार अगर नहीं प्राप्त हो पा रहा है तो सरकार के द्वारा कुछ ऐसी योजनाएं निकाली जाएं जिससे कि युवा कुछ बिजनेस कर सके, कोई लोन लेकर के कोई नया कार्य कर सके। इस तरह की कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं दी है। लगातार इन्होंने काम तो किया, देश की कुछ चीज़ों को उन्होंने घाटे में लाने की कोशिश तो की है, जैसे कि वो लगातार युवाओं को धोखा दे रहे हैं कि हम आपको प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 2 करोड़ तो दूर, उन्होंने 2 लाख लोगों को रोजगार नहीं दिया है। ये मैं नहीं कह रही, जनता बोल रही है। जी ये बताइए, अगर आप इमेजिन कीजिए आप विधायक बन जाती है तो कौन से ऐसे 3 काम होंगे जो आप चंदौसी के लिए करेंगी? सबसे प्रमुख तौर पर यहाँ फ्लाईओवर की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो रेलवे जो मंडी समिति के पास में रेलवे ट्रैक है, वहाँ पर फ्लाईओवर की आवश्यकता है, क्योंकि मंडी उसके पास में है और मंडी से कारोबार हमारे जो छोटे किसान हैं, मझोले किसान हैं, जिनको सब्जी उगाने का जो कार्य दिन प्रतिदिन को उनका रहता है, इसकी वजह से जाम का सामना करना पड़ता है और बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और आम जन को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मेरा पहला प्राथमिक कार्य वही होगा कि मैं अगर मुझे चंदौसी की जनता ने मुझे मौका दिया और मैं यहाँ से विधायक बनती हूँ तो सबसे प्रमुख कार्य मेरा यही रहेगा कि मैं प्राथमिक तौर पर यहाँ का फ्लाईओवर का कार्य पूरा कराऊँ। दूसरा कार्य यह है कि यहाँ के जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा से संबंधित और ख़ास तौर से हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको रोज़गार की सही व्यवस्था नहीं है, ना हमारे जो पुरुष वर्ग के लोग हैं उनको कुछ ना कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल जो है मैं सोच रखा है हमने कि सरकार में विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। हमारे संभल में अभी कोई, संभल में हो सकता है कुछ इंडस्ट्रियल इलाके हैं, लेकिन चंदौसी में ऐसा कोई इंडस्ट्रियल इलाका नहीं है। मैं ऐसा कोई ना कोई उद्योग, ऐसा कोई ना कोई बड़ा जो कारखाना लाने की कोशिश करूँगी जिससे कि मैं गरीब लोगों को और महिलाओं को सम्मानपूर्वक रोजगार दे सकूँ। और तीसरा कार्य प्रमुख तौर पर मैं ये रखना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र के जो व्यापारी हैं मैं उनकी भी समस्या को ध्यान में रखूँ। उनका जो मंडी शुल्क है, तो उन्होंने सोचा तो ये था कि बीजेपी की सरकार आएगी, बीजेपी तो हमारी है और उनके सरकार में आने के बाद हम खुश होंगे, लेकिन व्यापारी इस सरकार में खुश है ही नहीं। व्यापारी का खुद का कहना है कि या तो हम अखिलेश सरकार में जो है खुश थे या हम केंद्र में जब कांग्रेस रहती थी तब खुश थे। मैंने आपसे 3 चीज़ें बोली, लेकिन इन 3 चीज़ों में जो सबसे अहम चीज़ होती है आपने उसका नाम ले लिया, वो है एजुकेशन। आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ खास करने का इरादा नहीं है क्या आपका? नहीं, मेरा शिक्षा के क्षेत्र में जो है पूरा योगदान देने का इरादा है और मैंने भी पिछले भी मेरा जो घोषणा पत्र बना था जब मैं 2017 का चुनाव लड़ी हूँ तो उसमें उस घोषणा पत्र में भी मेरे स्टेडियम का जिक्र प्रमुखता से था और शिक्षण संस्थानों का जिक्र भी जो है प्रमुखता से था और ये मेरी प्रमुखता में है। मेरी जो योजना है ये नंबर 1 की लिस्ट में है और मुझे सिर्फ मौका मिलना चाहिए, मैं साबित तो तभी कर पाऊँगी। अच्छा ये बताइए, आने वाले वक्त में अगर गठबंधन होता है समाजवादी पार्टी का, जो छोटी पार्टी है, जैसा आरएलडी से तो पॉसिबल है और हो ही चुका है आरएलडी से गठबंधन, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, एआईएमआईएम है, आम आदमी पार्टी है, तो उसके बाद आपकी नीति क्या रहेगी? अगर मान लीजिए एआईएमआईएम से होता है तो मुस्लिम वर्ग आपके साथ ज़्यादा हो जाएगा, तो उस पर आपकी क्या नीति रहेगी और क्या मानना है ओवैसी साहब के बारे में? देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का सवाल है कि वो किस किस से गठबंधन कर रहे हैं। आप पार्टी से गठबंधन हुआ, शायद मैं समझती हूँ 20 सीटों पर उनका आपस की सहमति बनी है और ओवैसी साहब का अभी शायद स्पष्ट नहीं है, जहाँ तक मैं समझती हूँ। मेरे जो संज्ञान में है अभी तक उनसे पैक्ट की बात स्पष्ट नहीं है। जो छोटे छोटे दल हैं, और अच्छा भी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ये निर्णय लिया कि हम छोटे छोटे दलों से समझौता करेंगे और उन समझौते से हमें बहुत लाभ भी प्राप्त हो रहा है। क्षेत्र में परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है और अगर मान लीजिए कि उन्होंने अगर समझौते के आधार पर ये सीटों को बंटवारा किया भी तो हम तो अखिलेश भैया के, यादव जी के जो है ना भावनाओं का पूरा ख्याल रखेंगे। वो उनका जो डिसीजन होगा वो सर्वमान्य होगा। अच्छा, ओवैसी साहब के बारे में आपका क्या मानना है? किस तरह के नेता हैं वो? अगर समाजवादी से उनका समझौता हो रहा है जी, तो मैं समझती हूँ कि हमारे नेतृत्व जो हमें आदेश करेंगे हम उसको फॉलो करेंगे। अगर वो इससे अलग हटकर कोई कार्य करते हैं या चुनाव लड़ते हैं या किसी अन्य दल से वो समझौता करते हैं 100 सीटों पर ऐलान भी कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि अगर उन्होंने किसी अन्य दल से यहाँ समझौता किया तो वो केवल वो नुकसान पहुँचाने की उद्देश्य से वो यूपी में चुनाव लड़ेंगे, बाकी और उनका कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि यूपी में उनका कोई जनाधार नहीं है, कोई उनकी पकड़ नहीं है। मैं समझती हूँ चुनिंदा कुछ मुस्लिम लीग के लोग होंगे जो उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन उस तरीके का उनका संगठन मजबूत नहीं है जिस तरीके से संगठन मजबूत होना चाहिए। मैडम एक आखिरी सवाल, जब 2017 में आपने चुनाव लड़ा था तो वोटों का जो था डिफरेंस जो था काफ़ी था,
मतलब जो जीते हुए प्रत्याशी थे उनमें और आप में काफ़ी था। तो अब आप 5 साल में ऐसा क्या करेंगी जो इसको कम कर सकेंगी? ऐसा क्या काम करेंगी जनता को लुभाएंगी और सीधा जीत की तरफ जा सकेंगी? कि ये पार्टी का कमाल होगा, साइकिल सिंबल का कमाल होगा, या आप पर्सनल तौर पर कुछ काम करेंगे इसका? देखिए, सन 2017 की अगर मैं बात करती हूँ तो वो गठबंधन का चुनाव था, और जिस तरीके से गठबंधन में थोड़ी देरी हुई, मैं समझती हूँ देरी का मुझे हानि हुई है, क्योंकि मुझे चुनाव लड़ने के लिए ज़्यादा समय मुझे नहीं मिल पाया। मात्र 16 या 17 दिन का मुझे समय मिला था। और मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूँगी कि जब सन 2012 का चुनाव हुआ, सन 2012 के चुनाव में समाजवादी की लहर थी और जो प्रत्याशी थी वो बनिया समाज के जो है परिवार में ब्याही हुई थी। तो पूरा वैश्य समाज, अधिकतर वैश्य समाज उनके साथ था। तो उस समय ये लहर नहीं थी कि हिंदू और मुस्लिम की लहर उस समय हमारे बीच में नहीं थी। तो उनको बीसी वोट और वैसे वोट और सामान्य वोट मिला करके मैं समझती हूँ लक्ष्मी गौतम जी को करीब 20,000 वोट उनको मिला था, जो कि मेरे चुनाव में माइनस रहा। और उस समय उनको मिला था वैश्य समाज और सारा बीसी समाज मिलाकर के 20,000, और एक प्रत्याशी और लड़ी थी महान दल की, उन्हें मिला था 12,000 वोट। चूँकि महान दल का जो वोट था वो आज के समय में बीजेपी का वोट गिना जा रहा है, क्योंकि मौर्य समाज ज़्यादा होता है उनका। तो 12 + 20 आप लगा लीजिए 32,000 वोट ही हो जाता है। तो ये 32,000 वोट मेरे चुनाव में माइनस रहा। अगर 60,000 वोट मुझे मिला है, अगर ये 32,000 वोट मेरे में प्लस हो जाता, और जिस तरीके से पिछली बार सन 2012 में हवा चली थी समाजवादी की, और इस समय जब हम चुनाव लड़े हैं तो तमाम तरीके के जो है पार्टी में अंदर खाने भी थोड़ा कुछ परेशानियां थी, जिसकी वजह से भी हमारी पार्टी पर थोड़ा सा दिक्कत आई और हमें समय कम मिला, और मैं गठबंधन की भी प्रत्याशी थी, और इस वजह से भी मुझे थोड़ी हानि का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाया और जिन परिस्थितियों में मैं चुनाव लड़ी, मैं समझती हूँ कि मैं जो सन 2012 और सन 2007 की अपेक्षा मैंने उनसे ज़्यादा % वोट लिया है। तो ये हमारे साथ मौजूद थी विमलेश कुमारी चंदौसी से। आने वाले वक्त में इनका अगर टिकट होता है तो ये जीतती हैं नहीं और जनता को लुभा पाती हैं नहीं, आने वाले वक्त में पता चलेगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक व्यू देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।